करनाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा आप देख पा रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं और आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तमाम कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आप लोग जो कार्यकर्ता हैं वो मिलने की होड़ है। वंचित परिवार को 100 गज का प्लॉट पहुंचाने का काम करेंगे और हर 100 गज के प्लॉट पर तेजस्वी आवास योजना के माध्यम से 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे का सरकारी मकान बनवाने का काम करेंगे। हरियाणा में संकल्प ले रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा? दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा? इसका जवाब तो स्पष्ट दे सकते हैं। मैं सर वो हर चीज का जवाब स्पष्ट ही देंगे आपका। आपका तो हमेशा स्पष्ट देते हैं हर चीज का। आज निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव का बिल्कुल जल्दी बजने वाला है। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। जी कांग्रेस का शासन आए तो सबसे पहला प्रयास होना चाहिए इस कौशल रोजगार निगम को समाप्त कर, जो आरक्षण की पद्धति कांग्रेस के समय में थी, निश्चित रूप से नौकरियों का हक जो मिलता था उसको दोबारा से लागू किया जाएगा। इस चीज की लड़ाई आपको लड़नी है। अगर आपके अधिकारों को खतरा किसी से है तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों से। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज जाट धर्मशाला में कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचेंगे। उससे पहले कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा पहुंच चुके हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी अब अपने सम्मेलन करती हुई नजर आ रही है, अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मिलती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी मजबूती इस तरीके के कार्यक्रमों से? पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, आज दीपेंद्र हुड्डा। ये लगातार कांग्रेस का सभी वर्गों से संपर्क का कार्यक्रम चल रहा है और इसी कड़ी में आज यहाँ पर दलित एकता सम्मेलन हो रहा है और आप हाजिरी से, उपस्थिति से अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बजाय इसके कि इतना मौसम खराब है फिर भी इतनी बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता गण आए हैं। इससे एक संकेत जा रहा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर दलित वर्ग का विश्वास बढ़ रहा है। कई जगह ईडी की रेड देखने को मिली पिछले दिनों, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, भाजपा नेता की बात करें। ये ठीक है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का, जैसे उनका महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, ऐसा एक उनका मोर्चा है ईडी, जो अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे समय से प्रयोग कर रही है। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी के कुछ नेता हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट अगर है तो कोई उसके बारे में परिमाण सामने आएंगे। इंक्वायरी चल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और करनाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा आप देख पा रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं और आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तमाम कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आप लोग जो कार्यकर्ता हैं वो मिलने की होड़ है और आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव है उसी को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं सम्मेलन यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आप देख सकते हैं। तमाम कार्यकर्ताओं में होड़ है अपने नेता को मिलने की और इसी के चलते करनाल में आज पहुंचे हैं और यहाँ एक हादसा हो गया है, कुछ लोग गिर गए हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा खुद नीचे उतरे हैं और उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि भीड़ जब हो जाती है तो तमाम कार्यकर्ताओं में एक जोश होता है अपने नेता को मिलने का और इसी दौरान यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता गिर जाते हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा खुद नीचे अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उन कार्यकर्ताओं को उठाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा की तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा और कार्यक्रम रखा गया है आज करनाल के अंदर। दीपेंद्र हुड्डा अपने तमाम
कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और एक कार्यक्रम करनाल के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कार्यक्रम आज करनाल में रखा गया है दीपेंद्र हुड्डा का। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में वो तमाम नेताओं से, तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, और साथ ही साथ क्या कुछ आने वाले दिनों में लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में रह सकता है, उस पर जब मीडिया सवाल करेगी तो अपनी क्या वो राय देते हैं ये भी जानने वाली होगी, ये भी देखने वाली होगी। तो तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के दलित एकता सम्मेलन में पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गर्मजोशी से यहाँ पर स्वागत होता हुआ। करनाल की जाट धर्मशाला से इस समय आप ये लाइव वीडियो देख सकते हैं, जहां पर दलित एकता सम्मेलन में पहुंचे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जहां पर फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत किया जा रहा है। ये खबर इस समय आप करनाल से देख सकते हैं। करनाल की जाट धर्मशाला से इस समय आप ये लाइव वीडियो देख सकते हैं, जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज करनाल पहुंचे हैं। दलित एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया और उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता व नेता, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं करनाल की जाट धर्मशाला से। भाई ततोरिया जी ने भी अपनी हाजिरी भर दी। अब मैं भाई रामसन बोरा जी से निवेदन करूंगा कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को साल भेंट करके सम्मानित करेंगे। भाई रामसन बोरा जी साल, हाँ जी, सर्दी ज्यादा है इसलिए सर्दी को बचाने के लिए, हाँ जी, नरवाल साहब को, भाई नरवाल साहब को भी साल भेंट करेंगे। करनाल की जाट धर्मशाला से इस समय आप ये लाइव वीडियो देख सकते हैं, जहां पर दलित एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं और उनको शाल ओढ़कर सम्मानित किया जा रहा है। वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी प्रदीप नरवाल भी यहां पर पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं पूर्व विधायक सुमिता सिंह व तमाम पूर्व विधायक इस समय यहां पर मौजूद हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल की जाट धर्मशाला से आप देख सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरे गर्मजोशी से दलित समाज जोरदार तरीके से स्वागत करता हुआ, जिसकी लाइव वीडियो इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। करनाल की जाट धर्मशाला से इस समय आप देख सकते हैं। अब बुक्का भेंट करके भाई रामसन बोरा जी दीपेंद्र जी को और भाई नरवाल जी को सम्मानित कर रहे हैं। भाई रामसन बोरा जी भाई बड़ी माला भी थी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बड़ी खबर देख सकते हैं करनाल की जाट धर्मशाला में, जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दलित एकता सम्मेलन में एक गर्मजोशी से स्वागत होता हुआ, युवा कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए। दीपेंद्र जी, जिस तरह बजनाल की पीएचडी जोड़ी थी सभी साथी, हाँ जी, भाई ततोरिया जी धन्यवाद करेंगे, हमारे पूर्व पार्षद सुमिता सिंह जी को भी मुक्का भेंट करेंगे। आज के मुख्य अतिथि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारी दिलों की धड़कन, आज हरियाणा नहीं पूरा देश भाई दीपेंद्र की तरफ देख रहा है। साथियों, मैं आपको ज्यादा ना बोलते हुए थोड़ी बात कहना चाहता हूं। आज दलित भाई यहाँ पर आए, मैं रामसन भोला जी का, प्रदीप नरवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी तरफ से मेरी माताएं, मेरी बहनें इतनी ठंड में बैठी हुई थी कि इसका कोई अंदाजा नहीं है। दीपेंद्र जी, एक मिनट में आपको आज बात कहना चाहता हूँ, और ये बात आपने संसद में उठानी है, राज्यसभा के सांसद हो। आज जैसे कि करनाल के अंदर एक जूते का बहुत बड़ा कारोबार था, जिससे हमारे भाई सदर बाजार से रोहित जोशी जी प्रधान है, वो भी आए हुए हैं। भाई साहब एक मिनट, दीपेंद्र जी, आज कांग्रेस के टाइम में एक कच्चा लेदर 350 रुपए का था। मैं सभी को बताना चाहता हूँ, मेरा भी कारोबार था। आज वो 350 का घटकर सिर्फ 20 रुपए में रह गया, सिर्फ 20 रुपए में। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बात उठाओ, और हरियाणा के अंदर जो 100 से 120% कॉलोनियां बसी हुई हैं, जैसे कि हमारी करनाल में बहुत कॉलोनियां हैं, इन कॉलोनियों को आपकी सरकार आते साल या हमारी सरकार कांग्रेस के आते साल आपने इन्हें का जनता को आश्वासन दो, क्योंकि वहां पर गरीब पिछड़ा वर्ग रहता है, तो ये भी
आपने ही करना है, क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीद है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस, जय हिंद। धन्यवाद भाई ततौरिया जी। साथियों, ततौरिया जी का मैं विशेष धन्यवाद करूंगा। और भाई मतलब ये 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि जो है बाकी सारे हो गए थे, खटीक समाज की आवाज आपके पास, तो उसके रूप में वैसे 36 बिरादरी की बात करी इन्होंने, और हम विश्वास दिलाते हैं जो आपने मुद्दे उठाए दुदौरा जी, उनको हम ऐड करेंगे उन मुद्दों को और आने वाले समय में। और जो महंगाई की आपने ये बात करी है कि भाई इतने गरीब को मार, इसमें हमारा संकल्प है कि 300 यूनिट बिजली सबके माफ करना काम करेंगे हम, 300 यूनिट, ताकि महंगाई से एक राहत मिले। तो बाकी आपके जो पॉइंट हैं अनऑथराइज कॉलोनियों के, वो सारे हमने नोट कर लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपेंद्र जी का करनाल में आने पर। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। चल तेरा नाम। ये हमारे दिल के टुकड़े हैं। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, गर्म जोशी से इस समय स्वागत होता हुआ दीपेंद्र सिंह हुड्डा दलित एकता सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां पर दलित समाज की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत जो है पूरे गर्म जोशी से किया जा रहा है, जिसकी लाइव वीडियो समय करनाल की जाट धर्मशाला से देख सकते हैं। उनके साथ सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रदीप नरवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम नेता मिलते हुए नजर आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा से। राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, और यहाँ पर अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत बनाना है और किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर जाना है। ये कार्यकर्ता आज सम्मेलन करनाल में रखा गया और आप देख सकते हैं तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी दीपेंद्र हुड्डा से मिलने का एक प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हैं हरियाणा में, और उसी को लेकर अलग अलग जगह रणनीति बनाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं कुलदीप शर्मा पूर्व विधानसभा स्पीकर और साथ ही साथ दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हुए हैं आज करनाल, और तमाम कार्यकर्ता नेता उनसे मिल रहे हैं और हाथ हिलाकर यहाँ पर सभी का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा करनाल में आज जाट धर्मशाला में कार्यक्रम रखा गया है और दीपेंद्र हुड्डा सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसको लेकर अलग अलग जगह जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो देखने को मिल रहे हैं। 1 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे थे, उनके साथ उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर आए थे। तो आप देख सकते हैं स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा को, और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो तमाम नेता आज पहुंचे हुए हैं करनाल में, उनमें काफी जोश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई नेता आज पहुंचे हैं करनाल में, और एक बड़ा कार्यक्रम करनाल की जाट धर्मशाला में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं साथ में यूथ जो कांग्रेस के नेता हैं प्रदीप नरवाल भी हैं, और पूर्व विधायक सुमिता सिंह, दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद, सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव हैं, उसी को लेकर एक रणनीति तैयार की जाती है ऐसे कार्यकर्ता सम्मेलनों में। और आज के इस सम्मेलन में आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता मिलते हुए नजर आ रहे हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से। तो आप देख पा रहे हैं एक के बाद एक करनाल के नेता, हर कोई अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहता है, और अब त्रिलोचन सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ जो तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं यहाँ पर पगड़ी पहनाते हुए नजर आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा को, और साथ ही हैं उनके प्रदीप नरवाल, और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 को लेकर हर पार्टी अपने कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए रणनीति तैयार कर रही है, अपनी जो है मजबूती बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन
जनता का फैसला होगा 2024 में कौन जीतेगा लोकसभा चुनाव। जो स्वागत करे वो नीचे जाता रहे, जो स्वागत करे वो नीचे जाता रहे। तो आप देख सकते हैं अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग वस्तु यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता ने उन्हें तलवार भेंट की है और दीपेंद्र हुड्डा ने उस तलवार को निकाला है। और आप देख सकते हैं प्रदीप नरवाल साथ हैं उनके, जो राष्ट्रीय सचिव हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के, और दोनों ही नेताओं ने यहाँ पर जो तलवार उन्हें भेंट की गई है वो निकाली है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो अभिनंदन है वो करते हुए नजर आ रही हैं। आज राजा के पेट से पैदा होने वाले और एक गरीब की पेट से पैदा होने वाले की वोट की ताकत बराबर है, ऐसा देश के अंदर लोकतंत्र है। लेकिन इसी लोकतंत्र को खतरा है। बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश के अंदर ग्रंथ है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है, 4 ग्रंथ। लेकिन एक ग्रंथ है देश, जिससे देश चलता है। वो देश का भारत का संविधान है, जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। आज उस ग्रंथ को भारतीय जनता पार्टी की कलम से खतरा है। आप पूछेंगे कैसे खतरा है? इनकी मां आरएसएस और उस आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत ने एक नहीं अनेकों बार यह कहा है कि देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए। आरक्षण पर अनेकों बार आक्रमण भारतीय जनता पार्टी के मंचों से हुए। लेकिन साथियों, एक तरीका निकाल लिया गया। पाचरान जी आप समझते हैं, हर एक दलित का बेटा समझता है, हर एक पढ़ा लिखा समझता है कि कौशल रोजगार निगम कुछ नहीं, आरक्षण को समाप्त करने का एक तरीका है। कौशल रोजगार निगम के नाम पर गरीब और दलित के अधिकारों पर तलवार चलाई जा रही है। कल को अगर कांग्रेस का शासन आए तो सबसे पहला प्रयास होना चाहिए इस कौशल रोजगार निगम को समाप्त कर, जो आरक्षण की पद्धति कांग्रेस के समय में थी, निश्चित रूप से नौकरियों का हक जो मिलता था उसको दोबारा से लागू किया जाएगा। इस चीज की लड़ाई आपको लड़नी है। अगर आपके अधिकारों को खतरा किसी से है तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों से, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, जिन्होंने देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटकर अपने शासन को निरंतरता देने का काम किया। लेकिन याद रखना मित्रों, इस देश में राज वही करेगा जिसके साथ दलित होगा। शब्द मेरे याद कर लेना, कांग्रेस के नेताओं आप भी सुन लो। जब जब गरीब और दलित आपके साथ खड़ा रहा, आपने देश में शासन किया, और जब दलित आपको छोड़ गया तो देश से आपका शासन भी चला गया। इसलिए ये जरूरी है कि इन वर्गों को साथ लेकर देश की तरक्की और लोकतंत्र में इन लोगों को साथ लेकर बराबर के हक देकर इनका विश्वास जीतकर दोबारा कांग्रेस के साथ सत्ता में लाओ, वरना कांग्रेस की सत्ता में आने में बहुत बड़ा वक्त लगेगा। इनका आदर करो, इनका सम्मान करो, इनको बराबरी करो। याद रखना, अगर कांग्रेस सत्ता से बाहर दलितों के बिना हो गई तो कांग्रेस के सत्ता से बाहर होते ही सबसे बड़ा नुकसान भी दलितों का हो गया। इसलिए याद रखना, अपने नुकसान को बचाना चाहते हो, कांग्रेस को तो ये याद रखना चाहिए कि अगर हमें सत्ता में आना है तो आपको साथ लेकर चलना होगा। और आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके हकों की रक्षा
केवल मात्र कांग्रेस पार्टी कर सकती है, किसी पार्टी ने आपका काम नहीं करना का रिकॉर्ड। और मुझे आज याद आ रहा है कि 1 साल पहले इसी ठंड में, आज की तारीख में इसी ठंड में पानीपत में रैली हुई थी। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? और अगले दिन पानीपत से चल के आए थे और सुबह पानीपत से चले थे और दोपहर तक करनाल पहुंच गए थे। और भाई पानीपत की रैली भी ठंड में रिकॉर्ड बना था, करनाल में भी। तो मैं कौन कौन साथी उस दिन साथ चलाते, अगर हाथ खड़े करके बताना कौन कौन साथी साथ चला। मैं आप सबको बधाई देता हूं। और उसकी भी आज हम वर्षगांठ बना रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की वर्षगांठ, और उनको हम बधाई देते हैं कि वो इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, देश में दोबारा से यात्रा पे निकल गए। तो इस ऐसी सरकार जो लोकतंत्र की हत्या करने पे, जो संविधान को कुचलने के लिए जो सरकार अपने कदम बढ़ा रही हो, संविधान बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं इस अवसर पर। हर वंचित परिवार को 100 गज का प्लॉट पहुंचाने का काम करेंगे और हर 100 गज के प्लॉट पर तेजस्वी आवास योजना के माध्यम से 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे का सरकारी मकान बनवाने का काम करेंगे। हरियाणा में संकल्प ले रहे हैं। दोबारा से एक भी इस सरकार में आपने देखा, ये सही कह रहे थे, आज स्थिति ऐसी आ गई, सरकारी नौकरी समाप्त करने का काम इस सरकार में किया गया। कौशल निगम के 2 लाख पद हरियाणा में समाप्त कर दिए गए। और केंद्र सरकार में भी जो पीएसयू कांग्रेस ने बनवाई थी, सारी पीएसयू को समाप्त कर दिया गया। बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले पोर्ट, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, थल, जमीन, आसमान, जल, जितनी भी बड़ी बड़ी उद्योगपति घरानों के हवाले, जिनको कृषि भी करना चाहते थे जब 3 कानूनों पे, उनको अडानी जैसे समूहों को सब कुछ सौंप दिया गया। प्राइवेट हैप्पी न्यू ईयर आपको भी सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से कार्यक्रम करके मजबूती करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो नए साल की आप हमारे जो प्रेस के साथियों करनाल के, खास तौर पे जो सोशल मीडिया के आप साथी हो, बहुत से आप में, और कई प्रिंट मीडिया के भी हैं, आप लोग को मैं बधाई देना चाहता हूँ। नया वर्ष बहुत ही शुभ हो, आप लोग के घरों में बहुत खुशियाँ लेके आए, ऐसा ही नव वर्ष हो, ऐसी सबसे पहले हमारी आप शुभकामनाएं। तो लो, आप तो दे नहीं रहे हमें, नहीं आप फिर हमारी आज खबर अच्छी चलाना, फिर आप हम मान लेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ईडी की रेड कई व्यापारियों के घर, कई नेताओं के घर पड़ी है, जिसमें इनेलो कांग्रेस के विधायक, बीजेपी के नेता भी हैं, किस तरीके से देखिए जो एमएलए उनके खिलाफ तो 2 मामले भी दर्ज हो, पूर्व एमएलए। देखिए, जहाँ तक हमारे कांग्रेस विधायक की बात है, उनके घर कोई इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। बाकी क्या है क्या नहीं मामला, हो तो पता चलेगा। तो इस बारे में जो है मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो जहाँ तक ये जांच एजेंसियाँ हैं देश के अंदर, इनकी कार्यप्रणाली जो रही है उस पर जो है, मैं समझता हूँ देश की जनता को लगता है कि सरकार द्वारा इनका दुरुपयोग किया जाता है, बार बार विपक्ष को निशाने पे लिया जाता है। इस मामले में क्या है, ये सारी डिटेल आने के बाद ही पता चलेगा। सर, कुमारी सैलजा श्री राम मंदिर का बीजेपी मुद्दा बना रही है, तो अनिल विज ने पलटवार किया है कि मुद्दा तो कांग्रेस ने ही बनाया है। वो बोल रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे। देखिए नहीं, सुनो, ऐसा है कि इस पे भी हमारा बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि श्री राम मंदिर, हमें बहुत खुशी है कि कोर्ट के फैसले के बाद ट्रस्ट द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और हमारा ये पार्टी का हमेशा स्टैंड रहा था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जब उनकी सरकार थी, तो सबसे पहले बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलकर और पूजा अर्चना वहाँ पर की शुरुआत की गई थी। और पूजा अर्चना की शुरुआत करने के बाद कोर्ट के अंदर जब मामला पहुंचा था, तो कोर्ट में था, कोर्ट जब भी फैसला करेगा इसका, वो फैसला जो है, और आज ये खुशी की बात है। और मगर भगवान श्री राम जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान श्री राम सभी के भगवान श्री राम,
भगवान श्री राम, कोई आपने जो सवाल पूछा वो मुद्दा नहीं है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, हम सब राम की संतान हैं। मुद्दा ये हो सकता है कि जो राम की संतान हैं उनको रोज़गार मिले, ये तो मुद्दा हो सकता है, मगर वो किसी एक दल के नहीं, ये सारे समझ सकते हैं। पिछले चुनाव के अंदर मैं समझता हूँ देश में लगभग 40 करोड़ के करीब मत बीजेपी को मिला होगा, लगभग 25 करोड़ के कांग्रेस को मिला होगा, बाकी दलों को अलग अलग मत मिला होगा। वो 140 करोड़ भारतवर्ष में रहने वाले हर निवासी के हैं, भाजपा सीमित ना करे। वो भगवान श्री राम सभी के हैं, और भगवान श्री राम मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व और पूरे हर पृथ्वी पे रहने वाले हर पृथ्वीवासी के वो आराध्य देव हैं, ये हमारा मानना है। भाजपा उनकी जो है उसकी अपना उनके दायरे को किसी राजनीतिक दृष्टि से करके छोटा ना करे। वो इतने ही जो है जिनकी आस्था है, हमारी भी आस्था है पूरी। हमें बहुत खुशी है कि मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है, और हम जाएंगे भी। जब किसी हर मंदिर में हम जाते हैं तो हम उस रूप से और ये तो वो देश है, और ये वो हरियाणा वो प्रदेश है। हरियाणा की संस्कृति वो ये संस्कृति है। हम तो अपने दिन की शुरुआत ही राम राम से करते हैं, और कोई अच्छा काम हो तो किसान अपना जब हल लेकर खेत अपना जोतना शुरू करता है या ट्रैक्टर का गेयर लगाता है, और जब शुरुआत करता है तो लेके राम का नाम ले। आप और भूपेंद्र हुड्डा लेके आप अपने सवाल पूछ रहे हैं, हमारे क्वेश्चन नहीं, क्या राम सुनो, आप भी सुबह अपने जब ये माइक उठाते हैं अपने गाड़ी में बैठते हैं तो लेके राम का नाम ले भाई। जी बिल्कुल, तो ये है वो हमारी संस्कृति। तो मैं समझता हूँ कि कहते हैं हम राम की संतान है, ना तो कोई भगवान राम को जो है हमसे को दूर कर सकता है, या हमारी जो है मैं समझता हूँ आस्था को कोई कर सकता, और ये करना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ किसी पार्टी को ये नहीं कहना चाहिए कि इतने अभी चुनाव हुए चारों प्रदेशों में, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, चारों प्रदेशों में 3 करोड़ 81 लाख भाजपा की वोट पड़ी, तो 3 करोड़ 90 लाख कांग्रेस की वोट पड़ी। तो क्या वो 3 करोड़ 90 लाख जो हैं वो जो है उनको भाजपा ये कहना चाहती है कि भगवान राम उनके नहीं, उनका ज़्यादा भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस की वोट पड़ी, सभी के। एक सवाल उनकी भी है, मगर हमारे एक सवाल ये कि आप और भूपेंद्र हुड्डा अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, कुमारी सैलजा अपनी अलग यात्रा निकाल रही है, और बीजेपी इस पर कहती है कि आपकी गुटबाजी खत्म ही नहीं होती। आपकी जो बात है गुटबाजी, आपने गुटबाजी की बात करी, 2-3 प्रश्न पूछने पे आप लोग बाध्य हो। गुटबाजी का प्रश्न आप पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कह रही है, और अपना संगठन नहीं बनाए पूछेंगे। आप लोग कह रहे हैं जो है आप लोग की मजबूरी, आपके मजबूरी नहीं है सर, सवाल है। नहीं सवाल है सर, मजबूरी कहाँ से हुई सर? तो सवाल है सर, मगर सवाल पे जवाब सुनना भी आपकी बिल्कुल बताएं, जवाब सुनना भी जरूरी है। जी बीजेपी द्वारा चलाए गए प्रश्न पूछना आपकी मजबूरी है, लेकिन हमारे जवाब सुनना भी जरूरी है। तो मैं कहना तो गुटबाजी अगर कहीं है आज के दिन तो इस मौजूदा सरकार में है। हम मानते हैं आपकी बात में दम है, ना तो बीजेपी जेजेपी की जो है आज उचाना से कौन लड़ेगा फैसला कर दे बीजेपी जेजेपी। बीरेंद्र सिंह कुछ कहते हैं, दुष्यंत कुछ कहते हैं, नारनौल से कौन लड़ेगा ये बता दे, कप्तान अभिमन्यु कुछ कहते हैं, वहाँ के विधायक कुछ कहते हैं, और दुष्यंत चौटाला कुछ कहते हैं। फिर उसके बाद गुटबाजी कहीं है तो भाजपा में गुटबाजी है, दोनों दलों में अलग अलग भी गुटबाजी है। धनखड़ साहब से पूछो क्या उनके दिल पे बन रही है, क्या गुटबाजी है, आप पूछिए। धनखड़ साहब ने जब कहा था संदीप सिंह को मंत्री को हम आने नहीं देंगे अपना प्रदेश कार्यकारिणी में, और अगले दिन मुख्यमंत्री का बयान हुआ कि वो तो रहेंगे कैबिनेट मंत्री रहेंगे। अब आदमपुर चुनाव में पूछे क्यों राव इंद्रजीत वोट मांगने नहीं गए, क्यों कृष्णपाल गुर्जर वोट मांगने नहीं गए, रमेश कौशिक क्यों नहीं पहुँच पाए वहाँ पर। आप पता करिए क्या कारण रहे होंगे। आप पता करिए कि अनिल विज और मुख्यमंत्री जी के अंदर जो है 7 बगल वाले कमरे में बैठकर कितनी बार उन पर बात हुई या नहीं हुई, फाइलें आपस में क्यों नहीं निकल रही, स्वास्थ्य मंत्रालय की सारी फाइलें ठप क्यों पड़ी थी, क्यों गृह मंत्रालय की फ्लाइटें ठप पड़ी थी, क्यों नूह के अंदर जो घटनाक्रम बढ़ी तो सीआईडी और होम गृह मंत्रालय ने आपस में बात नहीं करी। एक मुख्यमंत्री के पास एक
विज साहब के पास गुटबाजी कहीं है तो वहाँ, और दूसरा जो सत्तारूढ़ दल है गुटबाजी कहीं है तो वो जजपा में तो वहाँ पे उप मुख्यमंत्री पहुँचते हैं, उनके विधायक ही नहीं पहुँचते कोई। वो मुख्यमंत्री पहुँचते तो कौन नहीं पहुँचता, कौन नहीं, विधायक उनके खुद के जेजेपी के, हमारे नहीं, मैं जेजेपी के विधायकों के। इसलिए आपको कह रहा हूँ ये प्रश्न इसलिए है कि आपका ये प्रश्न बीजेपी को पूछना जरूरी नहीं है क्योंकि वो सत्ता में है, सत्ता वालों से प्रश्न पूछना शायद जरूरी नहीं है। लेकिन ये गुटबाजी अगर कहीं है, ये गुटबाजी कहीं है तो अगर कहीं गुटबाजी है तो निश्चित तौर से इस सत्तारूढ़ भाजपा जजपा गठबंधन में, भाजपा में अलग जजपा में अलग और दोनों की आपस में भिड़ंत अलग गुटबाजी है तो वहाँ पे है। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस के नेतृत्व के साथ हम पूरी तरीके से कांग्रेस एकजुटता से प्रदेश में परिवर्तन का संघर्ष कर रही है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, भाजपा जजपा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे मुख्यमंत्री, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे मुख्यमंत्री। ये आप बाध्य हो इन प्रश्नों को बार बार पूछने के, आपको आपके प्रश्नों का हम आप पूछते हैं छोटा प्रश्न, हम देते विस्तार से जवाब, लेकिन फिर भी वो आप वही प्रश्न दूसरा उसको बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री, उसी प्रश्न को आप घुमा फिरा के दोबारा लेके आते हो। ये आपकी कला है, आपके प्रश्नों का लंबा जवाब देना ये हमारी कला है। जेपी नड्डा हमने बोल दिया, अब हम बार बार थोड़ी बोलेंगे, सीटें जीतेंगे। तो ये हुड्डा साहब ने भी कहा है, वो भी चला हुआ, चला रहे हैं, वो सब कुछ चला रहे हैं। तो फिर ठीक है, जनता फैसला करेगी। दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी जीतेगी हरियाणा में। ये भाजपा जजपा की सरकार जो प्रदेश को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने वाली सरकार, प्रदेश को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाने वाली सरकार, प्रदेश को नशे में नंबर 1 बनाने वाली सरकार, प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगाई लाने वाली सरकार, प्रदेश में वादा खिलाफी करने वाली सरकार, दलित उत्पीड़न में प्रदेश को नंबर 1 बनाने वाली सरकार, किसान अत्याचार 750 किसानों की हत्या रही है सरकार, खिलाड़ी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करके दिल्ली की सड़क पे घसीटवाने वाली ये सरकार जाएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आएगी। दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा, ये चलवा, दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा? दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा? ये इसका जवाब तो स्पष्ट दे सकते हैं। मैं सर वो हर चीज का जवाब स्पष्ट ही देंगे आपका, आपका तो हमेशा स्पष्ट देते हैं हर चीज का। आज निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव का बिगुल जल्दी बजने वाला है। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। कांग्रेस में लड़ाई जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पद को लेकर है तो वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर भी है कि आखिर किसका गुट मजबूत है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज करनाल में दलित एकता सम्मेलन में पहुंचे जहां पर उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी को नकार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, अगर गुटबाजी है तो वो बीजेपी और जेजेपी में है और बीजेपी के नेता आपस में लड़ते हुए और भिड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक सवाल जिसका इशारों में उन्होंने जवाब दे दिया वो ये था कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनेगी, यानी कि यही समझा जाए कि जब सरकार बनी तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।